I am presenting my topic of photochemistry before you all. So let us start with what is known as photochemistry. So photochemistry is basically a branch of science, a branch of chemistry in general, that deals with the study of केमिकल रिएक्शन इनिशिएटेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट में की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है उनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस या केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। रिएक्शंस कौन कौन सी? फोटोसिंथेसिस हुई जैसे हमारी, दूसरा डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, ये सभी की सभी रिएक्शन आपकी कैसी हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शंस। इसको बहुत सारे लोग गवर्न करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। सबसे पहले तो ये बताया हुआ है कि लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और इसके अंदर बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं। मेन इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। However, the absorbed radiation doesn't necessarily cause a chemical reaction when the conditions are not favorable for the molecules to react. Light energy may be re-emitted as heat or light it may remains unused. अच्छा, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दो टाइप की हमारे पास रिएक्शन होती है। एक तो होती है हमारे पास डार्क रिएक्शन या थर्मल रिएक्शन, जो कि सिर्फ हीट मांगती है, जिसको सिर्फ हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उनको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे N2H2 है, मिलके अमोनिया बनाया, या H2+ I2 है, दोनों मिलके HI बनाते हैं। PCl5 की डिकम्पोजिशन PCl3+ Cl2 से, अगेन इट इज थर्मल रिएक्शन। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो इनको रिएक्शंस को कोलिजन्स चाहिए सिर्फ मॉलिक्यूल की। दूसरा, इनका रेट जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तीसरा, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस विद डिक्रीज ऑफ फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी का डिक्रीमेंट होता है तब ये रिएक्शन होती है। हमेशा इनकी रिएक्शंस की करेक्टरिस्टिक्स होती है डेल्टा जी हमारा नेगेटिव होता है। इसके बाद कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस आती हैं। These reactions are initiated by light. लाइट की वजह से ये रिएक्शंस होती हैं। जैसे हमारा HBr है और उसका डिसोसिएशन होना हो तो H2+ ब्रोमीन में, तो वो लाइट की प्रेजेंस में होता है। CO2+ वाटर है, कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, वो किसकी प्रेजेंस में होता है? अगेन लाइट की प्रेजेंस में होता है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आपस में सिंथेसिस करते हैं HCl का, तो सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी हम उनको बोल सकते हैं, वो भी लाइट की प्रेजेंस में होता है। डिकम्पोजिशन ओजोन का ऑक्सीजन के अंदर, वो भी लाइट की प्रेजेंस में। कंपैरिजन अगर चले तो कैसे चले इनके बीच में? देखिए, दो टाइप की रिएक्शंस हैं, थर्मल, फोटोकेमिकल। थर्मल माने जो कि लाइट की प्रेजेंस में हो। थर्मल रिएक्शन इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन और रिवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी ये हीट चाहिए इनको, रिएक्शंस को हीट की रिक्वायरमेंट है, प्लस हीट निकल भी सकती है इन रिएक्शंस में, तो कहीं ना कहीं हीट इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए हम इनको थर्मल नाम दे रहे हैं। दूसरा, जो हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनके अंदर लाइट एब्सॉर्ब होती है, तो वहाँ पे लाइट का काम होता है, हीट का नहीं। थर्मल रिएक्शन में फ्री एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की डिक्रीज करती है, क्योंकि रिएक्शन चलती है तो रिएक्शन चलने से डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है। बट फोटोकेमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। थर्मल रिएक्शन जनरली सिंपल, फोटोकेमिकल रिएक्शन जनरली कॉम्प्लेक्स होती है नेचर के अंदर। थर्मल रिएक्शन जनरली कैसी होती है? फास्ट मतलब जल्दी होती है रिएक्शन, हीट प्रोवाइड करी तुरंत मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेगी। फोटोकेमिकल रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता, कुछ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, फिर वो फर्दर एक्टिवेट होते हैं, एक्टिवेट होने के बाद वो फर्दर दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके तब जाके रिएक्शन कंप्लीट कराते हैं, तो ऐसा थर्मल रिएक्शंस में नहीं होता। दूसरा, इनका रेट जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, फोटोकेमिकल का इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कुछ लॉज होते हैं जो गवर्न करते हैं हमारे किसको? लाइट के एब्जॉर्प्शन को। सो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के लॉ होते हैं, एक होता है हमारा लैम्बर्ट्स लॉ और एक होता है हमारा बियर्स लॉ। जो ये लैम्बर्ट्स लॉ है ये हमारा लगता है उन सॉल्यूशंस के ऊपर, बल्कि उन सॉल्यूशंस क्या मैं कहूँ, ये लगता है गैसेस के ऊपर। और जो हमारा बियर्स लॉ लगता है वो हमारा लगता है सॉल्यूशंस के ऊपर जनरली। और लैम्बर्ट्स जो लगता है लैम्बर्ट्स को, वो जनरल सॉल्यूशन के ऊपर लगता है। बियर्स लॉ हमारा सॉल्यूशन के ऊपर नहीं लगता। लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है? सबसे पहले लैम्बर्ट्स लॉ सिंपली ये बोलता है कि बियर्स लॉ जो हमारा है ना वो सॉल्यूशन के ऊपर लगता है और लैम्बर्ट लॉ हमारा सॉल्यूशन पे नहीं लगता। सबसे पहले लैम्बर्ट लॉ ये क्या बोलता है
कि भी जब हमने व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, rate of decrease of intensity with the thickness of medium is directly proportional to the intensity of light. देखो थिकनेस, किसी भी मीडियम की थिकनेस के साथ साथ जब लाइट पास करती है उस थिकनेस में से, तो थिकनेस में से कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है लाइट की। तो लाइट की कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और एनर्जी इंटेंसिटी के बराबर होती है, यानी कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के। तो जितनी एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हुई, इसका मतलब उतनी इंटेंसिटी लाइट की उसके अंदर चली गई। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इंटेंसिटी हमारी इंसिडेंट लाइट की क्या हो चुकी है, डिक्रीज। सो जितना ये हमारी उस थिकनेस से पास करती जाएगी लाइट, उतनी उसकी इंटेंसिटी में क्या आता चला जाएगा, डिक्रीज, डिक्रीमेंट। तो वो जो डिक्रीमेंट है इंटेंसिटी का विद द थिकनेस ऑफ द मीडियम, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, या प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट दैट पॉइंट। So that equals to di by dl proportional to I. So that equals to ki. और ये जो I है हमारी, this I is intensity of incident light of wavelength lambda. ठीक है। L जो है वो हमारी है thickness of medium, थिकनेस ऑफ मीडियम की, मीडियम की थिकनेस। और के है प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर। ये जनरली हमारा कोई एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है। इंटीग्रेशन करते हैं रिएक्शन की, तब जाके हमारे पास ये इस तरह का फार्मूला आता है। फिर आता है मेरा बियर्स लॉ। अब बियर्स लॉ में क्या होता है, बियर्स लॉ ये कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है, जब किसी मीडियम से कोई लाइट पास करती है तो उसकी इंटेंसिटी जो डिक्रीज हुई वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की प्लस साथ में कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की। सोल्यूशन पे लग रहा है तो सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन मांगेगा, तो उसकी प्रोपोर्शनल होती है। सो दैट इक्वल्स टू लॉग आई नोट बाई आई। सो दैट इक्वल्स टू ई सी एल। ई क्या है, ई क्या है यहाँ पे, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या बता रहा है, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सी, और एल जो है वो लेंथ है। ए जो है ए क्या है हमारा, एब्सॉर्बेंसी ऑप्टिकल डेंसिटी। अच्छा, बियर्स लॉ हमारा सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, जब हमारी कंसंट्रेशन हाई होती है उस केस में हमारा बियर्स लॉ नहीं लगता। तो उस केस में कुछ ना कुछ बियर्स लॉ हमारा डेविएट करता है। सो हाई कंसंट्रेशन होने पे हमारा डेविएशन होती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, बिकॉज ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। तो केमिकल डेविएशन अराइजेस इफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस undergo chemical reaction changes such as chemical deviation arises if absorbing substance undergo chemical changes such as association, complex formation, dissociation, hydrogen bonding, ionization, polymerization. chemical deviation आती है जब जब हमारे absorbing substance undergo chemical changes, जब हमारे absorbing substance में कुछ ना कुछ reactions होती हैं, chemical reactions। reasons again वही chemical reaction होना। दूसरा, कई बार हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ ना करें। दूसरा, सैंपल सेल क्यूएट्स भी मैच ना हो में हमारे कभी कभी। दूसरा, विड्थ ऑफ स्लिट यूनिफॉर्म ना हो। एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन ऑफ वियर-लैम्बर्ट्स लॉ अननोन कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए। दूसरा, ड्राइंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम निकालने के लिए, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, एब्जॉर्बेंस ऑफ कंपाउंड यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर निकाल से भी हमारी एब्जॉर्बेंस जो है उससे हम फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे कुछ लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री जो कि डिफाइन करते हैं कि फोटोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले आता है ग्रोथस-ट्रेपर लॉ, जो कि बोलता है कि एक जो लाइट होती है वो हमारी लाइट 3 काम करती है जब किसी सब्सटेंस से टकराती है। तो सबसे पहले तो वो उस सब्सटेंस से टकराने के बाद उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, फर्स्ट काम। दूसरा, वो उस सब्सटेंस से रिफ्लेक्ट हो जाए, सेकंड काम। तीसरा, वो सब्सटेंस उसको ट्रांसमिट कर दे, थर्ड काम। दिस इज नोन एज ग्रोथस-ट्रेपर लॉ, जो हमारी ये कहता है कि जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है सिर्फ वही फोटोकेमिकल रिएक्शन काम कराने के काम आती है। ओनली दैट लाइट विच इज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम कैन ब्रिंग अबाउट अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। स्टार्क-आइंस्टीन लॉ क्या बोलता है कि हर एक रिएक्टिंग स्पीसी, हर एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर केमिकल रिएक्शन करता है। सो दिस इज नोन एज द स्टार्क-आइंस्टीन लॉ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, यानी कि एक फोटोन ऑफ लाइट एक मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के काम आता है। एक मॉलिक्यूल जो है रिएक्ट करता है तो एक फोटोन ऑफ लाइट की हेल्प से करता है। दिस इज नोन एज इक्विवेलेंस, क्योंकि दोनों की आपस में समानता है कहीं ना कहीं।
लेकिन ये लॉ ब्रॉडर वे में हमारा काम नहीं हो पाया। इसकी कुछ लिमिटेशंस हमें आगे चल के पता चली। ये लॉ कहता है कि जब एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो वो एक फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तभी वो रिएक्ट करता है। जबकि ये बात है ही नहीं, क्योंकि कई बार जो रिएक्शंस की यील्ड होती है, क्वांटम यील्ड, काफ़ी हाई होती है। देखिए वो एक अलग कंसेप्ट है, वो हम अब देखते हैं। देखिए क्वांटम यील्ड क्या होती है? क्वांटम यील्ड होती है कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं उस एक किसी टाइम में। सपोज 2 सेकंड मैंने देखी, 2 सेकंड मेरा टाइम फ्रेम है। उस 2 सेकंड के अंदर सपोज कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, डिवाइड बाई उस 2 सेकंड के अंदर उन मॉलिक्यूल्स ने कितने क्वांटा एब्जॉर्ब करे उस 2 सेकंड में, उसी टाइम फ्रेम में उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने कितने क्वांटा एब्जॉर्ब करे। अब सपोज अकॉर्डिंग टू स्टार का आइंस्टीन लॉ 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं और 2 आइंस्टीन एब्जॉर्ब हुए। अब 2 फोटोन्स एब्जॉर्ब हुए और 2 मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट किया। तो इसका मतलब ये था कि एक मॉलिक्यूल एक फोटोन लेके और चुपचाप क्या कर रहा था, अपनी रिएक्शन कर रहा था। इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 रिएक्ट कर रहे हैं, डिवाइड बाई 2 ही क्वांटा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो 2/2 = 1। तो रिएक्शन की जो हमारी क्वांटम यील्ड है वो 1 है और आइडियल वैल्यू है ये। लेकिन कुछ रिएक्शंस की यील्ड 1 से ज़्यादा और कुछ की 1 से बहुत कम भी आती है। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल जो किसी एक गिवन टाइम में रिएक्ट करते हैं वो डिपेंड नहीं करते कि कितनी क्वांटा ऑफ लाइट उस टाइम में एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, अब इसके बेस्ड पे कुछ रिलेशंस हैं। ये रिलेशंस होते हैं हमारे क्वांटम यील्ड। अब देखो, जैसे 1 हमारी क्वांटम यील्ड तो आइडियल सिचुएशन की है। लेकिन कुछ रिएक्शंस की क्वांटम यील्ड, जैसे हमारी कॉमन रिएक्शन है, इसकी क्वांटम यील्ड देख लो आप। अमोनिया का डिकम्पोजिशन है, हिबर्स प्रोसेस है, सॉरी हिबर्स प्रोसेस का रिवर्स है। देखो आप इसकी रिएक्शन की क्वांटम यील्ड देखो, 0.2 है। अब 0.2 का सवाल क्या मतलब, 0.2 का, 0.2 का मतलब तो ये होगा कि जब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे थे तब 10 फोटोन्स ऑफ लाइट जो थे वो एब्जॉर्ब हो रहे थे। तो अब 10 फोटोन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल रिएक्ट करे, तो बाकी 8 कहाँ गए? इसका मतलब ये लो तो फेल हो गया, क्योंकि ये कह रहा था कि जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे उतने के उतने फोटोन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, नहीं हुए। फोटोन ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहे हैं, मॉलिक्यूल कम। दूसरा, ये लाइट की रिएक्शन देखो, कॉमन रिएक्शन है, सिंथेसिस हो रहा है HCl का। इसकी यील्ड देखो, क्वांटम यील्ड 10⁴ से 10⁶। इसका मतलब इतनी हाई मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं कंपैरिजन में, जब आपके फोटोन्स ऑफ लाइट कम एब्जॉर्ब हो रहे हैं। सो देखो, स्मॉल इंटीजर वाली रिएक्शंस कौन सी हैं, जैसे 1 2 3, कॉम्बिनेशन ऑफ SO2 Cl2, इसकी 1 होती है, ये तो आइडियल रिएक्शन होती है। फिर हाइड्रोजन आयोडाइड और HBr का डिसोसिएशन, इसकी देखो क्वांटम यील्ड 2 है। 3 ऑक्सीजन वाले की 3 होती है कभी कभी, ये देखो। उसके बाद ऐसी रिएक्शन जिनमें क्वांटम यील्ड लेस देन 1 है, जैसे डिसोसिएशन ऑफ एन अमोनिया या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड इनटू फ्यूमेरिक एसिड, ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, दोज इन विच क्वांटम यील्ड इज वेरी हाई। थर्ड टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें बहुत हाई क्वांटम यील्ड होती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्बिनेशन और क्लोरीन एंड H2 का कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स कैसे करते हैं हम इनकी? देखो, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक सोर्स, एक मोनोक्रोमेटर, यानी कि जो एक ही सिंगल वेवलेंथ की लाइट को अपने से पास होने दे। ऐसा नहीं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट मेरी, सपोज मुझे डिजायर्ड वेवलेंथ चाहिए 5 नैनोमीटर और मेरी बहुत सारी वेवलेंथ्स मिलके मेरे उसको सोल्यूशन को ही तहस नहस कर दिया। उसके बाद आता है मेरा रिएक्शन सेल, जिसके अंदर मेरा वो सोल्यूशन है जिसके अंदर से मेरे को लाइट पास करानी है, जिसकी मुझको एब्जॉर्बेंस देखनी है। और फिर फाइनली आता है डिटेक्टर, जो कि ये बताता है कि एक्चुअली में उसमें से कितनी लाइट पास हुई और कितनी उसने एब्जॉर्ब करी है। ये देखो, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटम यील्ड्स कैसी होती है। ये लाइट है हमारी, ये स्लिट है, ये सिंगल उसको पास करने देती है अपने से लाइट वेवलेंथ को। लेंस है हमारा, फिर मोनोक्रोमेटर एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट को पास करवाएगा। रिएक्शन सेल है जिसके अंदर से मुझको लाइट पास करानी है। थर्मोस्टेट, ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। डिटेक्टर, ताकि डिटेक्ट कर ले इसको। ये देखो, रिएक्शन सेल, डिटेक्टर, थर्मोपाइल। अब थर्मोपाइल क्या होता है? थर्मोपाइल एक ऐसा सब्सटेंस होता है बेसिकली, जो कि हमारी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट को कैलकुलेट करता है कि भाई कितनी इंटेंसिटी की लाइट जो है वो हमारी एब्जॉर्ब हो रही है उस सोल्यूशन से, यानी कि सोल्यूशन उस कितनी इंटेंसिटी की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो ये
थर्मोपाइल हो सकता है, बेसिक थर्मोपाइल, या फिर हो सकता है ये एक्टिनोमीटर। इसको वैसे हम डिटेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं। डिटेक्टर हमारे दो टाइप के होते हैं, ऐसे होना चाहिए कि डिटेक्टर हमारे दो टाइप के होते हैं, जिसमें एक होता है थर्मोपाइल, एक होता है एक्टिनोमीटर। थर्मोपाइल का तो ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर कि उसमें अल्टरनेटिंग सिल्वर बिस्मुथ स्ट्रिप्स लगी होती है, फिर उनकी कनेक्शन होती है हमारी किसी पीछे से, उसको कनेक्ट करते हैं हम पीछे से। सबसे पहले तो हम उसको कोट करते हैं प्लेटिनम ब्लैक से, फिर आगे से जो का कनेक्शन होता है वो हम किसी मिली एमीटर से करते हैं। फिर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर से हम ये पता कर लेते हैं कि कितना हमारा करंट है, मिली एम्पियर में उसकी वैल्यू आ जाती है। फिर आता है केमिकल एक्टिनोमीटर। ये जो केमिकल एक्टिनोमीटर है ये हमारा केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड है, इसलिए केमिकल एक्टिनोमीटर नाम दे दिया। होता क्या है, इसमें यूरेनिल आयंस होते हैं, वो यूरेनिल आयंस हमारे फोटोसेंसिटाइजर्स का रोल प्ले करते हैं, यानी कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर पास करते हैं हमारे ऑक्सैलिक एसिड आयंस को। ऑक्सैलिक एसिड के आयंस रिएक्शन करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस CO2 प्लस H2O और यूरेनिल आयंस हमारे बनाते हैं। फिर वही अमाउंट ऑफ रेडिएशन कितनी एब्जॉर्ब हुई तो हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेल और सेल filled with solvent is exposed to radiation reading is noted। तो ये थी टोटल इंसिडेंट एनर्जी। इससे आगे मेरी टोटल इंसिडेंट एनर्जी। सबसे पहले एम्प्टी सेल लिया मैंने, या सेल filled with solvent is exposed to radiation, उसको मैंने रेडिएशन उसमें से पास कराई एम्प्टी सेल में से, मुझे ये पता चल गया कि मेरी टोटल इंसिडेंट एनर्जी कितनी थी जो मैंने उसके ऊपर डाली। उसके बाद सेल इज फिल्ड विद द रिएक्टेंट एंड अगेन द रीडिंग इज नोटेड। उसके बाद मैंने उसमें क्या डाल दिया, रिएक्टेंट्स डाल दिए। अब रिएक्टेंट्स डाल दिए तो वो खाली रहा नहीं, उसके अंदर रिएक्टेंट्स है। अब रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, अपनी तरफ से वो जो इतनी लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो पता चल जाएगा कि वो कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब जितनी लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो हमारी एक्चुअली में क्या है, रेजिडुअल एनर्जी, जो उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है ना, रेजिडुअल एनर्जी, बची हुई एनर्जी हमारी वो निकल जाएगी। टोटल पता चल जाए मुझे, प्लस मुझे वो पता चल जाए कि कितनी बची है, तो मैं उसका डिफरेंस लेके वो तो निकाल सकता हूँ ना कि मेरी कितनी एब्जॉर्ब हुई। सपोज मेरी 5 इंसिडेंट थी, सपोज यूनिट 5 यूनिट्स मेरी इंसिडेंट लाइट थी, और मेरे पास अब सेकेंड स्टेप के बाद मुझे पता चल गया कि भी मेरी बची हुई एनर्जी जो आई बाहर निकल के वो कितनी थी, वो थी 3। तो 3 यूनिट्स, तो 5 यूनिट्स मैंने डाली थी, 3 यूनिट्स मेरी अब बची है, जो निकली हुई है मेरी अभी भी बची है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है 5 में से 3 तो 2 यूनिट्स उसका मतलब सोल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर ली होगी। सो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्शन मिक्सचर, दैट इज टोटल इंसिडेंट एनर्जी माइनस रेजिडुअल एनर्जी ट्रांसमिटेड। तो जो ये रेजिडुअल एनर्जी ट्रांसमिटेड होती है ना, ये एनर्जी ट्रांसमिटेड हमारी कैलकुलेट कौन करता है, हमारा एक्टिनोमीटर या हमारा थर्मोपाइल। उसकी वजह से हमारी ये ट्रांसमिटेड एनर्जी कैलकुलेट होती है, और टोटल एनर्जी भी उसी की वजह से कैलकुलेट होती है। उससे हम फिर उनके माइनस से हम क्या निकाल लेते हैं, एब्जॉर्ब एनर्जी कितनी है। यही हमारे काम आते हैं इंटेंसिटी निकालने के लिए। एनर्जी एक बार पता चल गई आपको, तो अगर एक बार एनर्जी पता चल गई तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम। तो एनर्जी पता चल गई तो इंटेंसिटी इजीली निकाल सकते हो आप, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब, इंटेंसिटी की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। उसके बाद फोटोसेंसिटाइजेशन या क्वेंचिंग। तो फोटोसेंसिटाइजेशन या क्वेंचिंग ये नया टॉपिक है मेरा। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, इसमें क्या देखना है मेरे को, फोटोसेंसिटाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें एक सब्सटेंस अपनी उस लाइट एनर्जी, किसी भी कोई जब उसके ऊपर हम लाइट डालते हैं तो वो सब्सटेंस उस लाइट एनर्जी को लेके और उस लाइट एनर्जी को वो पास कर देता है, और मॉलिक्यूल्स को, खुद नहीं रखता उसको और दूसरे मॉलिक्यूल को पास कर देता है। वो क्यों करता है ऐसा, क्योंकि हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, वो अनेबल है, वो नहीं कर सकते उस एनर्जी को एब्जॉर्ब, इसलिए वो उनके बिहाफ पे एब्जॉर्ब करके उनको पास कर देता है। इसी को हम बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन। कुछ हमारे एग्जांपल्स होते हैं फोटोसेंसिटाइजर्स के, जैसे मरकरी, कैडमियम, जिंक वेपर्स, और मोलिकुलर फोटोसेंसिटाइजर जैसे बेंजोफिनोन, सल्फर डाइऑक्साइड, हमारे मोलिकुलर फोटोसेंसिटाइजर्स। क्वेंचिंग, क्वेंचिंग का मतलब होता है जो मोलिक्यूल एक्साइट हुआ, एक बार एक्टिवेट हुआ, वो एक्टिवेटेड स्टेट में ना रह के अपनी डीएक्टिवेटेड स्टेट में चला जाए। और वो कैसे जा सकता है डीएक्टिवेटेड स्टेट में, या तो वो क्या कर ले, फोटोसेंसिटाइजेशन कर ले, या तो वो अपनी एनर्जी को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दे, या फिर वो अपनी एनर्जी को किसी ऐसे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर दे जो कि उसको ले रहा है और लेके अपना रख लेगा।
तो ये प्रोसेस क्या होती है, डीएक्टिवेशन की, और इसी डीएक्टिवेशन की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस या क्वेंचिंग ऑफ लाइट। और ऐसे सब्सटेंसेस जो कि क्वेंचिंग कराते हैं, यानी कि उस एनर्जी को रख लेते हैं, उससे छीन लेते हैं सब्सटेंस से, उसको हम बोलते हैं क्वेंचर्स। सीक्वेंस ऑफ फोटोसेंसिटाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसेंसिटाइजेशन क्या है? इन अ डोनर एक्सेप्टर सिस्टम द डोनर desensitizer absorbs the incident photon and gets excited from grounds S0 to singlet S1. Then the donor attains the triplet excited state T1. The triplet state of the donor is higher than the triplet state of acceptor. This triplet state of donor is higher. To this triplet state excited state of donor collide with the acceptor produces the triplet excited state of acceptor and returns to the ground state. If the triplet excited state of the acceptor gives the desired products, the mechanism is called photosensitization. If the products are resulted directly from the excited state of donor, then E is called quencher. Process is quenching. Sequence of photosensitization, ये देखो मैकेनिज्म फोटोसें तुम्हारे अभी हमारे इस काम के लिए है नहीं, इस काम में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिसोसिएशन देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, अगर हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट ना करे तो मरकरी वेपर्स की प्रेजेंस में उससे कर लेता है वो। जैसे मरकरी हमने डाल ली, लाइट ली उसने, मरकरी एक्टिवेटेड स्टेट में गया, एक्टिवेटेड मरकरी वेपर्स बने, वो हाइड्रोजन से टकराए, हाइड्रोजन भी एक्टिवेट हो गया, ऐसे ही हाइड्रोजन एक्टिवेट होकर फिर वो हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट हो गया, तो हमारे लिए यूजफुल हमारी रिएक्शन होगी। ऐसे ही फोटोसिंथेसिस प्लांट ये भी एक हमारी कैसी रिएक्शन है, फोटोसेंसिटाइजर रिएक्शन, जिसमें क्लोरोफिल एक ऐसा रोल प्ले करता है फोटोसेंसिटाइजर का, वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर CO2 और वाटर को एनर्जी पास करके और खुद क्या कर लेता है, अपनी एनर्जी को लूज करके और उसको रिएक्शन को करा देता है। उसके बाद इथिलीन के डिसोसिएशन, जैसे मरकरी वेपर से लाइट उसने ली, मरकरी एक्टिवेटेड स्टेट में गया, फिर मरकरी एक्टिवेटेड स्टेट से इथिलीन से टकराया, इथिलीन एक्टिवेट हुआ, अब इथिलीन ने अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, इथीन बना दिया, सॉरी इथाइन बना दिया और साथ में हाइड्रोजन बना दी। ऐसे डिसोसिएशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ डाइजोमीथेन, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें बेंजोफिनोन जैसे है, बेंजोफिनोन पहले वो एक्टिवेटेड स्टेट में गया बेंजोफिनोन, फिर CH2N2 मिथाइलिन, किससे, दिस इज CH2N2 मिथाइल नाइट्राइन, इससे रिएक्शन हुई, रिएक्शन होकर CH2N2 की क्या हो गया, ये बन गया मिथाइल नाइट्रीन स्टार, दैट इज एक्टिवेटेड स्टेट में। ऐसे डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऐसे आइसोमराइजेशन ऑफ ब्यूटेन, इसमें SO2 फोटोसेंसिटाइजर का रोल प्ले कर रहा है और वो सिस ब्यूटोइन से ट्रांस ब्यूटोइन बना रहा है। हाँ, अब आता है जेवलॉन्स की डायग्राम। इनको फ्लोरोसेंस क्या होती है, कोई भी सब्सटेंस किसी भी लाइट एनर्जी को लेके अगर उसको तुरंत री एमिट कर दे इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, जैसे कि सपोज किसी सब्सटेंस पे मेरी सपोज ये मेरी सपोज ये मेरा सब्सटेंस है, इसके ऊपर मैंने लाइट फेंकी, जैसे मैंने लाइट फेंकी जैसे ही फेंकी वैसे ही निकल गई, जैसे यहाँ से लाइट आई और यहाँ से ऐसे निकल गई, जैसे आई वैसे एकदम से निकल गई इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, दैट इज विद इन 10⁻⁸ सेकेंड्स इन वन या मोर स्टेप्स, तो इसको हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस। या फिर फॉस्फोरेसेंस मीन्स अगर मैंने सपोज इस पर लाइट डाली तो वो एक बार में ना निकल के आराम आराम से निकलती जा रही है थ्रू सक्सेसिव स्टेप्स, थ्रू सक्सेसिव वेजेस, आराम आराम से निकल रही है, उसको हम बोलेंगे फॉस्फोरेसेंस, और इसमें टाइम लगता है। देखो इसका ये रिएक्शन का डायग्राम देखो, S3 S2 S1 ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट्स, S0 is the ground singlet ground state. So S3 is the uppermost excited state. अब वहाँ से सपोज अगर हीट की फॉर्म में रिएक्शन, हीट की फॉर्म में वेव्स निकल रही है तो दिस इज इंटरनल कन्वर्जन, और एकदम से जब एक्साइटेड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में आई वन के अंदर और वो डायरेक्ट अपनी एनर्जी को रिलीज करके और ग्राउंड स्टेट में आ जाए, दैट इज फ्लोरेसेंस। या फिर अगर वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू आए, दैट मीन्स उनको सक्सेसिवली पहले ट्रिपलेट स्टेट्स में आए, ट्रिपलेट स्टेट में आके फिर डायरेक्टली उस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ वो हीट की वेव्स में भी कर सकता है, या इन टर्म्स ऑफ वो डायरेक्ट क्या कर सकता है, ट्रिपलेट में ही रह सकता है, तो वो एक फॉस्फोरेसेंस प्रोसेस होती है।
नॉन रेडिएटिव प्रोसेस सबसे पहली process involve the return of activated molecule from higher excited states to first state. These processes do not involve the emission of any radiation and referred to as non-radiative or radiationless transition. Energy of activated molecule dissipated in the form of heat through molecular collision. The process is called internal conversion process and occurs less than about 10 to the power minus 11 second. Non-radiative होती है, रेडिएशन इसमें यूज होती नहीं. इसके बाद रेडिएटिव कौन सी होती है? फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस. अगर वो हीट एनर्जी की फॉर्म में ना निकल के डायरेक्टली लाइट एनर्जी की फॉर्म में निकल जाए, लाइट की एनर्जी जैसे कि यूवी या और विजिबल और किसी लाइट की फॉर्म में, तो ये हमारी फ्लोरेसेंस कहलाती है. और फॉस्फोरेसेंस भी होती है सपोज जब वो आराम आराम से आए. अब मॉलिक्यूल में also lose energy by another process called inter-system crossing. This process involves transition between states of different spins, different multiplicity, as from S2 to T2, S1 to T1. These transitions are non-radiative, radiationless, and spectroscopically such transitions are forbidden. However, they occur relatively slow rates पे होती हैं reactions. Transitions. Radiative transitions कौन सी? जैसे fluorescence. So these transitions involve return of activated molecule from singlet state to triplet to the ground state. No such radiation occur by emission of radiation. Spectroscopic Spectroscopically, transition from S1 to S0 state is allowed and occurs in about 10 to the power minus 8 second. अब स्पेक्ट्रोस्कोपिकली S1 से S0 तो आ सकती है, इसको हम बोलेंगे फ्लोरेसेंस. And emission of radiation in this form is fluorescence. Transition from triplet excited state 1 to ground state is rather slow and forbidden. The emission of radiation in this transition is called phosphorescence. अब ट्रिपलेट से सिंगलेट में नहीं आना चाहता कोई भी मॉलिक्यूल, क्योंकि उसकी लाइफ टाइम ज़्यादा है ट्रिपलेट के अंदर, इसलिए धीरे धीरे वो एनर्जी को लॉस लॉस करेगा, तब जाके वो वापस फॉस्फोरेसेंस, मतलब तब जाके वो ग्राउंड स्टेट में आएगा. सो दिस फिनोमेना इज नोन एज फॉस्फोरेसेंस. केमिल्यूमिनेसेंस सपोज कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ हमारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कह सकते हैं हम, जो कि लाइट को इमिट करते हैं. सो व्हेन अ फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, लाइट एब्जॉर्ब्ड. हाउएवर देयर आर सर्टेन रिएक्शंस इन व्हिच लाइट प्रोड्यूस्ड. द एमिशन ऑफ लाइट इन केमिकल रिएक्शन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इज कॉल्ड केमिल्यूमिनेसेंस. ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे से भी हीट करें जब जाके हो रही है. दस केमिल्यूमिनेसेंस इज अ रिवर्स ऑफ फोटोकेमिकल. फोटोकेमिकल में हमें लाइट देगी और केमिल्यूमिनेसेंस में लाइट हमारी निकल रही है. जैसे हमारा येलो फॉस्फोरस होता है वो ग्लो करता है, कैसे? क्योंकि उसका स्लो ऑक्सीडेशन होता है इनटू P2O5. क्लासिकल एग्जांपल है ऑक्सीडेशन ऑफ येलो फॉस्फोरस इन ऑक्सीजन ऑफ एयर बिटवीन -10 to 40 डिग्री सेल्सियस. फॉस्फोरस इज कन्वर्टेड टू P2O5 एंड अ ग्रीनिश वाइट ल्यूमिनेसेंस ऑब्टेन होता है. उसके बाद लाइट ऑफ फायरफ्लाई is due to chemiluminescence which is produced by the oxidation of protein namely luciferin protein की वजह से ऐसा होता है. लूसीफेरिन प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है और इस वजह से लाइट अपीयर होती है, इसलिए बोलते हैं कि लाइट जो फायर फ्लाई है दैट फ्लाइज एज वेल एज फायर्स, दैट मीन्स दैट emit lights, ग्लोज. तो ग्लो किसकी वजह से होता है? लूसीफेरिन के ऑक्सीडेशन से. सो दिस अपीयर्स मोस्ट एफिशिएंट एज द एमिशन इज जस्ट द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम. अब इसके जो हमारी थियोरी दी गई थी वो थी हेरेंजिंश. उसके बाद बायोल्यूमिनेसेंस. बायोल्यूमिनेसेंस सपोज कुछ हमारे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ हमारे ऐसे हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लाइट को एमिट करते हैं. जैसे सर्टेन फंजाई या बैक्टीरिया एमिट कंटिन्यूसली ही करते रहते हैं लाइट को. एक डाइनोफ्लैजलेट होता है हमारा मरीन एल्गी, वो भी लाइट प्रोड्यूस करता है, डाइनोफ्लैजलेट. और एक हमारी फायर फ्लाइज होते हैं. दूसरा हमारे कुछ सी वालनट्स जिसको हम बोलते हैं, वो भी हमारे इसी कैटेगरी में थे. टीनोफोर्स जिसको हम बोलते हैं. सो दिस इज अ phenomenon known as bioluminescence. So this was all about for this photochemical history. Thank you so much.